अच्छा, तो अब मैं हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ाने लगी हूँ। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब ये है कि आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाना डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, ऑल्सो इन द लिवर। ठीक है, सो ये हुआ। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है और दूसरी सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है। हेरिडिटरी के अंदर सीन ये होता है कि किसी भी जेनेटिक कॉज की वजह से आयरन की ओवर एक्यूमुलेशन हो रही है बॉडी के अंदर। सेकेंडरी कॉज में कोई भी दूसरा कोई कॉज, मतलब कि जेनेटिक के अलावा, लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है जिसके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाएगा, इनफेक्टिव एराथ्रोपोइसिस होगा अगर, तो जो है वो सेल्स जो होंगे उनकी डेथ हो रही होगी रैपिडली। फिर जब आरबीसीज टूटेंगे तो उनमें से आयरन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स फिलहाल आपने याद रखनी है कि हेरिडिटरी है और दूसरा सेकेंडरी है। बाकी फिर से मैं बताऊँगी डिटेल के अंदर। अब एक और चीज़ ये कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि नॉर्मली बॉडी के अंदर कितना आयरन होता है, 2 to 6 ग्राम तक आयरन होता है। लिवर के अंदर 0.5 ग्राम आयरन होता है नॉर्मली, लेकिन लिवर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 50 ग्राम तक आयरन जो है वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, अब किसी भी पेशेंट के अंदर जिसको हीमोक्रोमेटोसिस होगा उसकी क्या प्रेजेंटेशन या क्या फीचर्स आपको दिखेंगे। फीचर्स में माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस दिखेगा, डायबिटीज़। सो हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, फीचर्स जो होंगे वो होंगे माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस, डायबिटीज़ मिलाइटिस एंड एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन। ठीक, सारे पेशेंट्स के अंदर सीरोसिस तो मिलता है, ये माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस। हाँ, इसके अलावा डायबिटीज़ जो है वो 80% तक पेशेंट में मिलता है। स्किन पिगमेंटेशन जो है वो भी 80% पेशेंट के अंदर तकरीबन दिखती है। अब ये जो आयरन की एक्यूमुलेशन होगी ये कोई ख़ास ऐसे कोई स्पेसिफिक फीचर्स प्रोड्यूस नहीं करती है, इतना कोई ख़ास नहीं करती हेरिडिटरी केस के अंदर। क्योंकि हेरिडिटरी केस के जो आयरन की एक्यूमुलेशन होती है वो थ्रू आउट लाइफ में होती है, काफ़ी स्लो होती है एंड वेरी नॉन प्रोग्रेसिव है। ठीक है, फीचर्स फिर भी मेल्स के अंदर पहले आ जाएंगे, फीमेल के अंदर फिर भी बाद आएंगे, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर मंथली मेंस्ट्रुएशन की वजह से आयरन जो है वो लॉस हो रहा है, तो इतना कोई ख़ास एक्यूमुलेशन फीमेल्स के अंदर नहीं होती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, सो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर या सेकेंडरी के अंदर मेन जो मसला होता है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है। बॉडी के अंदर नॉर्मली भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है हेप्सिडिन, एक्सक्रीशन को कोई चीज़ रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर ही मसला आता है। अब हेरिडिटरी केस के अंदर भी एब्जॉर्प्शन के अंदर ये मसला आता है कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि पर ईयर जो है वो 0.5 to 1 ग्राम तक का आयरन हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा बॉडी के अंदर। फीचर्स जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस होंगी इस डिजीज़ की वो तकरीबन तब प्रोड्यूस होंगे जब 20 ग्राम तक का आयरन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आयरन एक्यूमुलेट होता है ये आयरन क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करवाएगा। आयरन की वजह से फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, वो फ्री रेडिकल्स जो है वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये पहला इफेक्ट है। आयरन की वजह से ही जो है वो हेपेटिक स्टीलेट सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, वो कोलाजन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। आयरन और साथ साथ जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे सेल्स के साथ। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और आयरन की इंटरेक्शन होगी सेल के डीएनए के साथ और वो डायरेक्ट सेल इंजरी भी करवा सकते हैं या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे तो हमने आयरन के इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए। अब आयरन ओवरलोड हो क्यों रहा है, इसके लिए एक डायग्राम में बेसिस की जो मेन रेगुलेटर है आयरन के एक्यूमुलेशन के लिए वो है हेप्सिडिन। इसकी सिक्रीशन जैसे कम हुई आयरन की एक्यूमुलेशन बढ़ गई। हेप्सिडिन को इनकोड करता है HAMP जीन। ठीक है, ये जीन इसको इनकोड करता है। ये हेप्सिडिन जो है ना सिर्फ आयरन की एक्यूमुलेशन के लिए रोल प्ले करता है बट थोड़ी बहुत उसकी बैक्टीरियासिडल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसकी ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी जब भी कभी आयरन एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर, तब इसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी हेप्सिडिन की। जब भी कभी आयरन ओवरलोड हुआ या आयरन थोड़ा बहुत आया तो भी, या फिर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देंगे। जो चीज़ इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कम कर रही है वो है आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया एंड इनइफेक्टिव एराथ्रोपोइसिस। ये 3 चीज़ें हैं। अब हेप्सिडिन किस तरीके से रेगुलेट करता है। हेप्सिडिन आया, ये हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स ने हेप्सिडिन की सिंथेसिस करवा दी। हेप्सिडिन गया, फीरोपोर्टिन एक प्रोटीन है यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन चैनल है जिसकी वजह से आयरन जो है वो ल्यूमिन से इंटेरोसाइट्स के अंदर तो वैसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ से
इंटेरोसाइट्स के अंदर में से, यानी कि जो सेल्स हैं उनमें से निकल के उसने जाना है ब्लड वेजल्स के अंदर, तो वो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ दिस स्फीरोपोर्टिन। ठीक है, हेप्सिडिन क्या करता है कि इस स्फीरोपोर्टिन के साथ बाइंड करता है, उसकी इंटरनलाइजेशन करवा देगा और फिर उसकी प्रोटियोलाइसिस करवा देगा, यानी कि हेप्सिडिन स्फीरोपोर्टिन के लेवल को कम करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें हेप्सिडिन की सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो ये जो स्फीरोपोर्टिन होगा ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, यहीं पे सारे स्फीरोपोर्टिन एक्यूमुलेट होंगे और वो सारे के सारे आयरन को पास करवाएंगे इनटू द ब्लड वेजल्स। उसकी वजह से क्या होगा कि आयरन जो होगा वो ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और आयरन ओवरलोड हो जाएगा। सो मेनली हेप्सिडिन जो है ना उसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये सिचुएशन हो रही है कि आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड के अंदर पास कर रहा है। अब हेप्सिडिन की सिक्रीशन कैसे कम होती है? हेप्सिडिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ 3 अदद प्रोटीन्स हैं। ये है हीमोजुबिलिन प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कि हार्ट के अंदर, लिवर के अंदर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर एक्सप्रेस हुआ है। ये है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 प्रोटीन, जो कि हेपेटोसाइट्स के अंदर ही एक्सप्रेस होता है, मतलब ये भी हेपेटोसाइट्स के अंदर भी है, ये भी हेपेटोसाइट्स पे एक्सप्रेस हुआ है और ये मीडिएट करता है ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन के अपटेक को मेनली। इसके अलावा वी हैव दिस जीन विच इज़ HFE, ह्यूमन होम्योस्टेटिक आयरन रेगुलेटर प्रोटीन। इसको HFE जीन यानी कि हीमोक्रोमेटोसिस जीन जो है वो इनकोड करता है। मेनली जो है ना इसकी म्यूटेशन की वजह से हेप्सिडिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। ठीक है, ये सारे जब इनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी इनके जीन्स के अंदर ना, तो ये प्रोटीन्स एबनॉर्मल आएंगे। जब ये प्रोटीन्स एबनॉर्मल आएंगे तो ये जो है वो हेप्सिडिन की सिंथेसिस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नॉर्मली इन्हीं की वजह से हेप्सिडिन की सिक्रीशन बढ़ रही थी, बट अब ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो गए हैं तो हेप्सिडिन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेप्सिडिन कम आएगा, हेप्सिडिन कम होगा तो स्फीरोपोर्टिन की प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन को पास करेंगे इनटू द ब्लड वेसल्स। अच्छा, तो ये सब हुआ। अब मेन जो म्यूटेशन होती है वो इस HFE जीन के अंदर होती है। HFE का जीन जो है वो क्रोमोसोम 6 पे लोकेट करता है। ठीक है, क्रोमोसोम 6 पे लोकेट करता है। इसमें 2 टाइप्स की म्यूटेशन होती है, एक C282Y म्यूटेशन है और दूसरा H63D म्यूटेशन है। C282Y म्यूटेशन इज़ मोर कॉमन। इसमें क्या होगा कि टायरोसिन की जगह पे सिस्टीन आ जाएगा अमाइनो एसिड 282 पे। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होगा वो म्यूटेटेड हो जाएगा। एंड H63D म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, 63 अमाइनो एसिड की पोजीशन पे क्या होगा कि एस्पार्टेट की जगह पे क्या आ जाएगा, हिस्टिडीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की म्यूटेशन होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली C282Y म्यूटेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से हेप्सिडिन की सिंथेसिस कम हो गई। हेप्सिडिन कम होगा तो स्फीरोपोर्टिन जो होगा वो उसकी ब्रेकेज नहीं हो पाएगा, प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा। आयरन जो होगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्फीरोपोर्टिन पास करेगा इनटू द ब्लड वेसल्स और फिर क्या हो जाएगा कि आयरन ओवरलोड हो जाएगा। अब अगर इसकी मोर्फोलॉजी के अंदर सिंपल बात करनी तो ये है कि यहाँ पे हीमोसिड्रिन जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिवर के अंदर और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर भी। लिवर के अंदर जो है वो बाद में थोड़ा बहुत माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस भी होगा। पेंक्रियाज के अंदर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस होगा। लिवर के अंदर इनिशियली जो हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेट होगा वो गोल्डन येलो कलर की हीमोसिड्रिन ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, जिसको मैं पर्शियन ब्लू जब स्टेन करवाऊंगी तो मुझे गोल्डन येलो कलर की अपीयरेंस देंगे। इसके अलावा ये है कि लिवर इनिशियली जो है वो नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होता है, डेंस किस्म का होगा और चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा। बट लेटर ऑन जब लिवर के अंदर जो है वो फाइब्रोसिस आना स्टार्ट हो गया, फाइब्रस सेप्टास बनना स्टार्ट होंगे, लिवर स्मॉल हो जाएगा, श्रंकिन हो जाएगा और सीरोसिस थोड़ा बहुत माइक्रोनोड्यूलर स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त लिवर की जो अपीयरेंस होगी वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर होगी। इनिशियली जो लिवर था वो चॉकलेट ब्राउन कलर का था बट नाउ इट इज़ डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर। ठीक है, इसके अलावा फीचर सिंपल ये है कि लिवर के अंदर माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस का, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा भी रिस्क फैक्टर्स का भी है। पेंक्रियाज के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, इसको हम ब्रॉन्ज डायबिटीज़ कहेंगे क्योंकि आयरन की एक्यूमुलेशन हो गया, आइलेट्स डैमेज होंगे और वो फिर ब्रॉन्ज डायबिटीज़ करवा देंगे और थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस भी दिखेगा पेंक्रियाज के अंदर। स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होगी क्योंकि मेलानिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा हार्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, गोनाड्स हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टिकल एट्रोफी, इंपोर्टेंस, लॉस ऑफ लिबिडो, ये सारे फीचर्स होंगे। बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर आर्थ्रोपैथी होगी, यानी कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, साइनोवियल जॉइंट, उनके अंदर एक्यूट साइनोवाइटिस होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन। इसके अलावा सूडो गाउट हो रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। तो ये सारी मॉर्फोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर्स हो गए हैं और पैथोजेनेसिस भी हो गया। ठीक है, अब नाउ डायग्नोसिस के अंदर सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन चेक करेंगे, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज़ मिलेगी। ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन देखेंगे। ठीक है, इफ़ देयर इज़
इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 45% तो वो सजेस्ट करेगा कि आयरन ओवरलोड हुआ मतलब आयरन ओवरलोड है। ECG चेक करवाएंगे क्योंकि कार्डियोमायोपैथी अगर है तो ECG इको में आपको दिख सकता है। HFE जीन म्यूटेशन के लिए स्क्रीनिंग करवाएंगे क्योंकि मोस्टली जो है ना ये म्यूटेशन आपको दिखेगी। लिवर बायोप्सी करवाएंगे। लिवर बायोप्सी में हम क्या देखेंगे कि आयरन कंटेंट कितना है। अगर आयरन कंटेंट नॉर्मली जो है वो 1000 माइक्रोग्राम से कम होता है, ठीक है, और अगर नॉर्मल मतलब इतना कोई ख़ास आयरन एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, 10,000 माइक्रोग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ नॉर्मल हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। बट अगर 22,000 माइक्रोग्राम से बढ़ चुका है आयरन, इसका मतलब है कि फाइब्रोसिस एंड सीरोसिस की लिवर के अंदर स्टार्ट हो चुकी होगी। फीचर्स क्या क्या होंगे ऐसे पेशेंट्स के? हेपेटोमेगैली दिखेगी नॉर्मल, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगी, स्किन पिगमेंटेशन होगी, ग्लूकोज जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि ब्रॉन्ज डायबिटीज़ भी हो रहा है, कार्डियक डिसफंक्शन होगा एंड एटिपिकल आर्थराइटिस क्योंकि जॉइंट्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट में फ्लैबोटॉमी करवाएंगे, ठीक है, डेली फ्लैबोटॉमी करवानी है ताकि सीरम आयरन लेवल को मैं किस हद तक मेंटेन कर सकूं। इसके अलावा मैं डिफ्रॉक्सिमीन दूंगी जो कि आयरन को बाइंड करेगी, ब्लड के अंदर जो भी एक्सेस आयरन होगा उसके साथ बाइंड करवा देगी और उसको फिर यूरिन के अंदर एक्सीट आउट करवा देगी। तो ये मेंटेनेंस थेरेपी के लिए दे सकते हैं। हेपेटोसेफेलिक कार्सिनोमा के लिए स्क्रीनिंग करेंगे और बाकी रिलेटिव्स के अंदर देखेंगे कि कहीं किसी और को है कि नहीं है। तो ये सारे जो है वो ट्रीटमेंट हमारे हो गए डन।